Yeah, please. हाँ जी, हाँ जी। सॉरी एवरीवन, मैं मिस्टर वोरा हूँ और हमारे आज के वेबिनार में फिर से ये जो सेकंड पार्ट है अपना आरटीआई के बारे में, और श्री रमेश जी सुतार राजस्थान से हमारे साथ में है। हम ये जैसे लास्ट टाइम हमने किया था आरटीआई के बारे में कि भाई कैसे हमें जो अननोन सेक्शंस है, यानी कि हम अंडर यूटिलाइज सेक्शंस आरटीआई के वापरते नहीं है, इसलिए ठीक तरह से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, या पीआई और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और सेकंड अपीलेट अथॉरिटी हमारे से हमें वंचित रखते हैं इससे इंफॉर्मेशन से। तो आज एक एस्पेक्ट जो उसके बारे में, यही चीज के बारे में और एक जो सेक्शन है सेक्शन 18 के बारे में थोड़ा ज्यादा करीबी से हमें समझाएंगे श्री सुतार जी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुतार जी को स्टार्ट करें, इसके बारे में हमें समझाए कि हम कैसे इसका सेक्शन 18 का इस्तेमाल करके हम ठीक तरह से पीआईओ को इधर पिनलाइज करवाए या फिर इंफॉर्मेशन दिलवाए। तो सुतार जी प्लीज टेक ओवर। गुड इवनिंग सभी साथियों को। और आज का विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 18 और उसके साथ में हमारा 19 को भी हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले शिकायत और अपील, दो प्रावधान इसके अंदर दिए गए हैं आरटीआई एक्ट में। अभी तक हम लोगों को यह पढ़ाया गया है कि आपको अपील ही करनी है और हम अपील करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपील और शिकायत के अंदर थोड़ा सा अंतर बता देता हूं। अपील हमेशा निचली अदालत का कोई निर्णय है या कोई आदेश है, उसको बदलवाने के लिए हम उससे ऊपर वाली अदालत में अपील करते हैं। मतलब कोई निचली अदालत का कोई निर्णय है या आदेश है, उस आदेश को हम बदलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम उससे ऊपर की अदालत में अपील करते हैं। यही प्रावधान आरटीआई एक्ट में दिया गया है। जो पीआईओ है उसका कोई भी अगर निर्णय है, उस निर्णय को अगर बदलवाना है तो हमें उसी लोक प्राधिकरण के अंदर उस अधिकारी से ऊपर के स्तर के अधिकारी के वहां पे अपील करनी होती है और हमें ये निवेदन करना होता है अपील में कि ये जो निर्णय दिया है इसको बदले। तो अब हमारा निर्णय क्या होगा कि हम उसके लिए अपील करें। 19(1) को हम पढ़ते हैं तो उसमें दो बातें हैं महत्वपूर्ण, और उसके लिए हमें इन दोनों को समझना जरूरी है कि एक तो विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि डिसीजन है हमें प्राप्त नहीं हुआ। अब ये डिसीजन कौन सा? डिसीजन 7(1)(7) की जो धारा 7 है उसके अनुसरण में जो निर्णय हमें मिलने वाला था, वो निर्णय हमें अगर प्राप्त नहीं हुआ है तो हम अपील करेंगे। दूसरा, जो निर्णय हमें प्राप्त हुआ है, जो डिसीजन हमें प्राप्त हुआ है और उससे हम व्यथित है, तो हम अपील करेंगे। अब डिसीजन किस बात का? जो हमने अनुरोध किया था, उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है या उसका निर्णय नहीं दिया है, तो हम उसको अपील में लेके जा सकते हैं 19(1) में। अब अनुरोध हमारे क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए हमें धारा 6 और धारा 7 को पढ़नी होगी। पहला अनुरोध है हमारा सूचना प्राप्त करने का या सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने का, जो 6(1) के तहत हम करते हैं। दूसरा हमारा अनुरोध है रिव्यू का, जो धारा 7(3) के अधीन हम करते हैं, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट मीटिंग में, पहले वाली मीटिंग में बताया था कि रिव्यू का। अब ये अनुरोध अगर अस्वीकार किए जाते हैं तो ऐसी दशा में हम अपील करेंगे। अब इसमें एक चीज ये भी आई है कि अगर आपको निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है, तब आपके विवेक से आप ये डिसाइड करोगे कि आपको शिकायत में जाना है या अपील में जाना है। तो हमें उस समय शिकायत में जाना चाहिए, क्योंकि हमें ज्यादा लाभ शिकायत के मामले में है।
और अगर आपको डिसीजन प्राप्त नहीं हुआ है या कोई पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसलिए आपको 18(1)(c) के अंदर हमें शिकायत दर्ज करानी चाहिए। तो आयोग आपकी तरफ से उस पीआईओ से पूछेगा सवाल कि इन्होंने जो आवेदन पत्र आपके सामने पेश किया था उसका जवाब आपने क्यों नहीं दिया। तो वो जवाब अगर न्याय उचित है या विधि सम्मत है, तब आयोग आपको कहेगा कि आप अब इस मामले की अपील करें। यदि वो जवाब, पीआईओ का जवाब न्याय उचित नहीं है, तो ऐसी दशा में आयोग आपको सूचना दिलाएगा। अभी वर्तमान में सभी साथियों को के सामने एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। मणिपुर को लेके एक सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि शिकायत के मामलों में सूचनाएं नहीं दिलाई जाएगी, और सारे आयोग उसी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन हाल ही में उत्तराखंड सूचना आयोग ने शिकायत के मामले में 18(1)(c) में मेरी शिकायत थी, और उसमें उन्होंने 15 दिन में सूचना देने का आदेश पारित किया है। इसी प्रकार से केंद्रीय सूचना आयोग ने भी 18(1)(d) में एक शिकायत थी, और उस शिकायत में सूचना देने का आदेश पारित किया है। जबकि इन दोनों आयोगों को मणिपुर का सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की भलीभांति जानकारी है, तो हमें शिकायत का जो है 18(1) को पहले चयन करना चाहिए। अब कुछ राज्यों में अभी जैसे उन्होंने बताया था मौर्या जी ने कि गुजरात सूचना आयोग वापस लौटा देता है, ये कहते हुए कि आप पहले अपील करिए। इसी प्रकार से बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एक डिसीजन दिया है। उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा है कि आप पहले प्रथम अपील करिए और उसके बाद आप शिकायत में आइए। तो ऐसी दशा में हमें मणिपुर वाला जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसका सहारा मदद लेनी चाहिए। मणिपुर वाले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया है कि कानून का कोई भी भाग बिना उपयोग का नहीं है। विधायिका बहुत ही सोच समझ के कानून में कुछ भी लिखती है। अगर कोई शब्द भी लिखती है तो उसका भी एक महत्वपूर्ण अर्थ होता है। तो हम किसी भी कानून के किसी भाग को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमें पूरे कानून को पढ़कर ही कानून की व्याख्या करनी चाहिए। तो अगर हम डायरेक्ट प्रथम अपील करते हैं तो फिर 18(1)(b), 18(1)(c), 18(1)(d) और 18(1)(e) का कोई उपयोग ही नहीं रहेगा। ये बिना उपयोग की हो जाएगी। तो ऐसे इसलिए हमें उनको ये समझाना होगा आयोगों को कि अगर हम प्रथम अपील करते हैं तो इनका कोई उपयोग ही नहीं रहता है। 18(1)(b), 18(1)(c), 18(1)(d) और 18(1)(e) इनका जब उपयोग ही नहीं रहेगा तो फिर विधायिका ने ये सेक्शन सब सेक्शन लिखे क्यों? तो इनका उपयोग होना जरूरी है। और ये सारे के सारे इस बात के लिए बाध्य नहीं करते कि हम पहले प्रथम अपील करें और बाद में इसमें आए। और अपील में भी ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि पहले आप अपील करें और उसके बाद आप 18(1)(b), 18(1)(c), 18(1)(d) और 18(1)(e) का उपयोग कर सकें। तो इसके लिए हमें वो सुप्रीम कोर्ट के जो पैराग्राफ है उन पैराग्राफों को हूबहू लिखना चाहिए अपनी शिकायत के अंदर, या जब वो शिकायत वापस लौटा दे तो उसके बाद एक पत्र लिख के वापस उनको बताएं। उसके बाद अभी हाल ही में एक बहुत बढ़िया डिसीजन आया है जबलपुर हाईकोर्ट का। जबलपुर हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्त पे 2000 की शास्ति लगाई थी, कॉस्ट लगाई थी। वो कॉस्ट इसलिए लगाई थी कि आप अपना काम है वो सही से नहीं कर रहे हो। आपके जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन आप सही से नहीं कर रहे हो, और आप इस एक्ट के तहत सबसे मुखिया हैं।
तो इसलिए आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इस एक्ट का सही से पालन करवाएं। तो ये लेके बताते हुए मुख्य सूचना आयोग पे 2000 की कॉस्ट लगाई गई थी। उस कॉस्ट को वापस सूचना आयुक्त ने रिव्यू के रूप में चैलेंज किया। रिव्यू में हाई कोर्ट ने इससे ज्यादा स्पष्ट कर दिया कि ये कॉस्ट क्यों लगाई और आप पे क्यों लगाई। इस बात को भी हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है। ये दोनों अभी हाल ही में आए हुए डिसीजन है। एक है 5 अगस्त का रिव्यू वाला डिसीजन, जो शायद सभी के पास होगा। तो आयोग का गठन ही इसलिए किया गया है कि वो सूचना के अधिकार के उपबंधों की पालना करवाएं। तो हमें अगर 30 दिन में जवाब नहीं मिलता है, किसी प्रकार का पीआईओ के पास से कोई पत्र नहीं आता है, तो हमें 18(1)(c) में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। और उसमें एक पैराग्राफ में तो हमें यह लिखना है कि हमने अभी तक क्या कार्रवाई की। तो जो कार्रवाई हमने की है वो हमने आवेदन पत्र डाला, उसके साथ हमने 10 रुपए की फीस डाली। और दूसरा हमें यह भी उसमें लिखना है कि वो आवेदन उसके मिला है, वो कैसे मिला। अगर रजिस्टर्ड डाक से भेजा है तो आपको रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करने की रसीद साथ में लगानी होगी। अगर आपने दस्ती दिया है, मतलब वहां उपस्थित होके दिया है, तो उसकी प्राप्ति रसीद साथ में लगानी होगी। और आवेदन फीस जो आपने अदा की है उस आवेदन पत्र की, उसका भी प्रमाण आपको साथ में देना होगा। उसके बाद आपको कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, उस आवेदन पत्र का कोई रेस्पॉन्स प्राप्त नहीं हुआ, ये उल्लेख करते हुए शिकायत दर्ज करानी होगी। और उसके बाद अंत में आपको एक सत्यापन देना होगा कि जो उपरोक्त वर्णित जो तथ्य हैं वो मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही एवं सत्य है। मतलब आप ये कह रहे हो कि मुझे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, वो सही है। ये हो गई अगर आपको 30 दिन में जवाब नहीं मिला है तो। अब पीआईओ ने कोई कह दिया कि ये सूचना मांगी है आपने, वो 2F में नहीं आती है, इसलिए अदेय है। तो ऐसी दशा में हम अपील ना करें भूलकर भी। या पीआईओ कहता है कि यह सूचना मेरे पास संधारित नहीं है, या पीआईओ ये कहता है कि आप इस सूचना को वहां से प्राप्त करें, कोई कार्यालय का नाम बता के अगर कहता है तो ऐसी दशा में आप 18(1)(b) में शिकायत दर्ज कराएं। और उसमें आयोग पीआईओ से पूछेगा कि आपने सूचना उपलब्ध नहीं कराई है तो न्याय उचित नहीं है। आप इसका कारण है वो 8 और 9 में से ढूंढ के दो। अगर आपके पास 8 और 9 में कोई कारण नहीं है तो ऐसी दशा में आपको सूचना देनी है। तो आयोग आपको 18(1)(b) में भी सूचनाएं दिलाएगा। फिर एक है जो बहुत सारे साथियों को अभी तक समझ में नहीं आया, जहां तक मेरा अनुभव है कि जो मेरे से मिले हैं उनको, कि अपूर्ण सूचना, भ्रामक सूचना और मिथ्या सूचना। अपूर्ण का मतलब है यहाँ पे कि 5 बिंदुओं में सूचना मांगी और उसमें से 2 बिंदु की सूचना दी और 3 की नहीं दी, तो यह अपूर्ण की श्रेणी में नहीं आएगी। अगर आपने एक पत्रावली की नकल मांगी है, प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी है, और उस पत्रावली में आपको ये विश्वास है कि 100 पेज थे और पीआईओ ने आपको 50 पेज ही उपलब्ध करवाए हैं, तो इसको आप अपूर्ण सूचना कहेंगे। एक पत्र था, उस पत्र के साथ में कोई दस्तावेज लगे हुए थे संलग्न, और पीआईओ ने आपको सिर्फ वो पत्र दे दिया, उसके साथ जो संलग्न दस्तावेज थे वो नहीं दिए, तो इसको भी आप अपूर्ण सूचना कहेंगे। अब भ्रामक का अर्थ है कि आपने पूछा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो पीआईओ ने राष्ट्रपति का नाम लिख दिया, प्रधानमंत्री का नाम लिख दिया, मुख्यमंत्री का नाम लिख दिया, स्वयं का नाम भी लिख दिया।
तो उसमें सही नाम भी है, प्रधानमंत्री का नाम भी उसमें लिखा हुआ है, लेकिन आपके पास और 2-3-4 लोगों के नाम है, तो आप ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि इसमें प्रधानमंत्री का नाम कौन सा है, आप भ्रमित हो रहे हैं। तो इस प्रकार की अगर सूचनाएं दी है तो भी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर रहा मिथ्या सूचना। अगर आपने रमेश सुथार की सेवा पुस्तिका मांगी और पीआईओ ने रमेश शर्मा की दे दी या रमेश की दे दी, उसमें सरनेम लिखा हुआ नहीं था, उसने रमेश की दे दी, और आपको पता लगा कि ये रमेश दूसरा व्यक्ति है और रमेश सुथार है वो दूसरा व्यक्ति है, तो इसको आप मिथ्या सूचना कहते हुए, और भ्रामक सूचना, भ्रम भी उसने पैदा किया, और मिथ्या मेन वो है मिथ्या सूचना है। तो ऐसी दशा में आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण और बात है कि एक रिव्यू और एक शिकायत। अगर आपसे पैसे जो मांगे हैं पर पेज जो नियम बना हुआ है उससे ज्यादा मांग लिए, जैसे सीआईसी में पर पेज 2 रुपए तय किए केंद्र सरकार ने रेट, कि आपको जितने भी तो सूचना के जो पेज हैं 10 है तो आपको 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपए देने हैं, 100 है तो 2 रुपए के हिसाब से आपको 200 रुपए देने हैं। अब पीआईओ ने कह दिया कि आप पर पेज 50 रुपए के हिसाब से दो, या पर पेज आप 20 रुपए के हिसाब से दो, या पर पेज आप 10 रुपए के हिसाब से दो। ऐसी दशा में आपको अपील नहीं करनी है, ऐसी दशा में भी आपको शिकायत ही दर्ज करवानी है, और उस शिकायत में आपके पास अगर रूल्स की कॉपी है तो आप पेश कर सकते हैं, अगर नहीं है फिर भी आप चाहते हैं कि मैं रूल्स की कॉपी आप पेश करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ इतना लिखिए कि मैं ये विश्वास करता हूं कि मांगी हुई सूचना शुल्क अनुचित है। तो आयोग उस पीआईओ से पूछेगा, ये आयोग की ड्यूटी है कि उस पीआईओ से वो पूछेगा कि आपने रूल्स कहते हैं 2 रुपए मांगना था तो आपने 10 रुपए क्यों मांगे। तो पीआईओ जो भी जवाब देगा वो जवाब अगर न्याय उचित है तो आपको जो पैसे मांगे हैं उस हिसाब से ही आपको दर देनी होगी। अगर आयोग ये कहता है कि जो पैसे मांगे वो न्याय उचित नहीं है तो उस दशा में आपको वो 2 रुपए वाला ही आदेश में वो आयोग करेगा कि आप 2 रुपए के हिसाब से जमा कराइए, पीआईओ आपको नकल दे देगा। तो ये इस प्रकार से शिकायत के जो सेक्शन है उन सेक्शनों में हमें पहले जाना चाहिए। अपील सिर्फ और सिर्फ एक ही दशा में है कि आपके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है और आपको लगता है कि आपके अनुरोध को जो अस्वीकार किया है वो न्यायोचित नहीं है, तो आप उस डिसीजन को बदलवाना चाहते हैं, तो इस दशा में ही आपको अपील करनी है। वो अनुरोध क्या क्या हो सकते हैं? एक अनुरोध हो सकता है आपका सूचना प्राप्त करने का, दूसरा हो सकता है आपकी सूचना तक पहुंच, मतलब आप निरीक्षण करना चाहते हैं और पीआईओ ने मना कर दिया कि मैं निरीक्षण नहीं करवाता। तीसरा, आपने प्रारूप एक तय किया कि मुझे सारी सूचनाएं हैं वो डिस्क में चाहिए, डीवीडी में चाहिए या सीडी में चाहिए, और पीआईओ कहता है कि नहीं मैं तो हार्ड कॉपी दूंगा। आपने ये अनुरोध किया कि मुझे सारे सूचनाएं हैं वो हार्ड कॉपी में दें, और पीआईओ ये कहता है कि नहीं मैं तो सारी सूचनाएं सॉफ्ट कॉपी में दूंगा क्योंकि मेरे पास सॉफ्ट कॉपी में है। तो ऐसी दशा में आप रिव्यू में जाओगे और उस रिव्यू को अस्वीकार कर दिया जाता है तो आप अपील में जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपसे सूचना शुल्क मांगी है तो आप सूचना शुल्क को लेके आपके मन में कोई भ्रम नहीं है, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपने 3 बिंदुओं में सूचना मांगी थी, 3 ही बिंदुओं की स्पष्ट पता लगे और उसमें 3 ही बिंदुओं के पेज नंबर और फिर उसके बाद कितना अमाउंट बनता है वो पता लगे।
तो ऐसी दशा में आप रिव्यू डालोगे और वो रिव्यू के लिए जो अनुरोध होगा उसको अगर पीआईओ ने अस्वीकार कर दिया तो भी आप 19(1) में अपील करेंगे। तो रिव्यू का निर्णय और सूचना मांगने का निर्णय, इन दोनों के विपरीत विरोध में हम अपील करते हैं और इन दोनों का कारण अगर नहीं है, दूसरा ही कोई कारण है, तो उस दशा में हम शिकायत ही करेंगे। अब रहा सवाल शिकायत। शिकायत इतनी महत्वपूर्ण है इस एक्ट के लिए जिसका हमें अंदाजा नहीं है। उसका कारण है कि हमें 18(3) में लिखी हुई बातें आज दिन तक बहुत सारे साथियों को समझ में नहीं आई। जब शिकायत पे वो जांच कर रहा है, उस समय सूचना आयोग एक सिविल कोर्ट की तरह है। जितनी शक्तियां सिविल कोर्ट को प्राप्त है निम्नलिखित मामलों में जो 18(3) में दिए हैं, वही शक्तियां आयोग को उस समय प्राप्त है। आयोग पीआईओ को समन जारी करेगा, वो पीआईओ से कोई भी वस्तु मंगा सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, कोई भी एविडेंस मंगा सकता है, और वो भी शपथ पत्र पे पीआईओ उसके सामने पेश करेगा। इसके अलावा वो लोक प्राधिकारी से भी कोई भी चीज मंगा सकता है, जवाब मंगा सकता है, उससे शपथ पत्र पे ये मांग सकता है कि आपके पास ये सूचना है या नहीं है, और थी तो कब से कब तक रही ये लिख के दो। फिर कोई एविडेंस है, कोई सूचना है, उसके लिए अगर आपको मिथ्या दी है तो उसकी वो परीक्षा करवा सकता है कि ये मिथ्या है या सही है। तो उसके लिए वो किसी को भी जो गवाह है, उसके लिए मुख्य गवाह, उसको वहां बुला सकता है आयोग में समन जारी करके। तो पहला समन तो व्यक्ति को बुलाने के लिए जारी किया जाएगा, दूसरा किसी का जवाब मांगने के लिए समन जारी किया जाएगा, और तीसरा साक्ष्य के लिए भी समन जारी किया जाएगा और डॉक्यूमेंट के लिए भी जारी किया जाएगा। अब अगर कोई कहता है कि रमेश सुतार के पास ये डॉक्यूमेंट पड़ा है और मामला आपका और आपके सूचना आयोग और किसी लोक प्राधिकारी के बीच है, तो ऐसी दशा में आयोग को अगर लगता है कि ये डॉक्यूमेंट रमेश सुतार के पास है और इसे मंगाना चाहिए, तो वो रमेश सुतार को भी नोटिस देके वो डॉक्यूमेंट को मंगा सकता है। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट होता है वो सत्य है या फाल्स है, उसकी परीक्षा के लिए भी वो किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है। तो इतनी जो शक्तियां सिविल कोर्ट में सिविल वाद की जब ट्रायल चलती है, जब न्यायालय को प्राप्त है, वो सारी शक्तियां सूचना आयोगों को प्राप्त है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत सारे साथियों को समन का अर्थ पता नहीं है। समन का मतलब ये नहीं है कि आदमी को वहां उपस्थित होना जरूरी है। समन किस लिए जारी हुआ है उसके अनुसार उसकी पालना होगी। अगर समन जवाब के लिए दिया गया है तो पीआईओ सिर्फ वहां जवाब पेश करेगा, वहां उसकी उपस्थिति कोई अनिवार्यता नहीं है। समन अगर साक्ष्य के लिए जारी हुआ है कि गवाह करनी है, आपके बयान लेने हैं, तो ऐसी दशा में आपको वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। समन अगर किसी दस्तावेज को तलब करने के लिए जारी किया गया है तो उसके लिए उस दस्तावेज को तलब किया जा सकता है। अगर वो व्यक्ति जिसके पास वो दस्तावेज है वो जारी देता नहीं है, तो उस दस्तावेज के पीछे सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। अब समन और साधारण पत्र में क्या अंतर है? सीपीसी का जो आदेश 5 है उसके रूल्स 1 में समन के बारे में लिखा है और रूल्स 30 में पत्र के बारे में लिखा है। जब कोई गणमान्य नागरिक होता है तो उसको न्यायालय समन जारी नहीं करती है। न्यायालय अगर प्रधानमंत्री को कोर्ट में बुलाना चाहती है तो ऐसी दशा में प्रधानमंत्री के नाम से समन जारी नहीं होगा, एक पत्र जारी होगा। क्या आप इस केस में आपको बयान देने हैं इसलिए आप पधारें, तो एक निवेदन की तरह उसमें भाषा होगी और एक पत्र होगा। लेकिन आदेश 5 का नियम 31 ये कहता है कि अगर उस पत्र की अवज्ञा होती है, उसकी पालना नहीं होती है, तो उस पत्र को समन ही माना जाएगा और उसके बाद वारंट ही निकलेगा।
वो पहले पत्र था, वो पत्र इसलिए था कि वो गणमान्य नागरिक है, इसलिए न्यायालय ने उसको एक पत्र लिखा, और पत्र लिखने का जो शक्ति है वो आदेश 5 के नियम 30 में दी गई है कि गणमान्य नागरिक को न्यायालय एक पत्र लिखेगा, और वो पत्र की अगर अवज्ञा होती है तो वो समन ही माना जाएगा। तो जैसे मैंने देखा है बहुत सारे साथियों को सूचना नहीं मिलती है या अधूरी मिलती है, तो वो सीधी अपील में सीधे चले जाते हैं। तो उनको अपील में ना जाके उनको शिकायत में जाना चाहिए। शिकायत में जाने के बाद अगर शिकायत का निर्णय 1 साल के बाद आए, 2 साल के बाद आए, 3 साल के बाद आए, उस निर्णय के बाद आपकी प्रथम अपील का टाइमिंग शुरू हो जाएगा। अगर आयोग में शिकायत 3 साल तक पेंडिंग चली और उसके बाद निर्णय आया कि इसको 8(1) जे में अस्वीकार किया जाता है अनुरोध, इसलिए मैंने सूचना नहीं दी, ये बात आपको 3 साल के बाद पता लगी, तो निर्णय मिलने के बाद आप 30 दिन के अंदर प्रथम अपील पेश कर सकते हैं। तो शिकायत में हमें यह फायदा है, और जो दंड की व्यवस्था है वो दोनों में है। और क्षतिपूर्ति जो आयोग जो द्वितीय अपीलों में दिला रहा है ये विधि सम्मत नहीं है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए आपको शिकायत ही दर्ज करानी होगी, क्योंकि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का राइट शिकायतकर्ता को है, अपीलार्थी को नहीं है। लेकिन आयोग इस एक्ट को का जो सेक्शन 18 है उसको कमजोर करने की मानसिकता बहुत पहले से बनी हुई थी इन लोगों की, इसलिए इन्होंने अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति दिलानी शुरू कर दी। मेरे पास राजस्थान सूचना आयोग के 2 तरह के निर्णय हैं। एक निर्णय यह है कि क्षतिपूर्ति है वो सिर्फ शिकायतकर्ता को मिलेगी, अपीलार्थी को नहीं मिलेगी। एक निर्णय ऐसा है कि क्षतिपूर्ति सिर्फ अपीलार्थी को मिलेगी, शिकायतकर्ता को नहीं मिलेगी। ये 2 तरह के निर्णय राजस्थान सूचना आयोग में एक ही सूचना आयुक्त के हैं, जबकि वहां एक्ट में जो शब्द आया हुआ है वो शिकायतकर्ता ही शब्द आया हुआ है, वहां अपीलार्थी नहीं आया। तो इसी आधार पे पहले तो वो शिकायतकर्ताओं को क्षतिपूर्ति दिलाते थे, बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, शिकायतकर्ता को नहीं, ये अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति मिलेगी। फिर उसके बाद वापस सूचना आयोग ने कहा कि नहीं, ये क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता को ही मिलेगी, अपीलार्थी को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार के निर्णय हमारे पास अवेलेबल है। दूसरा, इनकी जो मानसिकता है कि ये सेकेंड अपील में आदेश देके फाइल को, केस को क्लोज कर देते हैं, ये विधि सम्मत नहीं है। आप इस एक्ट का अध्ययन करेंगे तो अपील में या शिकायत में आदेश देने के बाद अगर क्लोज कर दिया जाता है केस, तो उस आदेश की पालना कौन से सेक्शन में होगी? ये किसी सेक्शन में होगी नहीं। ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि आदेश की पालना कराने के लिए कोई उपबंध इस एक्ट में नहीं है। तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं कि हम स्वयं ही अपनी अपील में, अनुरोध में ये लिख देते हैं कि पीआईओ को आदेशित करें या पीआईओ को सूचना देने का आदेश करें, ये हम ही लिखते हैं। तो हमें ऐसी बात कभी भी नहीं लिखनी है कि आदेश करें। हमें आयोग से सीधी सूचना मांगनी है कि आप हमें सूचना उपलब्ध कराएं। और एक बिंदु पैराग्राफ और डालना है कि जब तक मांगी हुई सूचना मुझे प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक इस अपील को क्लोज ना करें। चाहे वो शिकायत का मामला हो, चाहे वो अपील का मामला हो, इन दोनों में जब भी आप अनुरोध करो तो अनुरोध यही करना है कि आप मुझे सूचनाएं उपलब्ध करवाएं। अगर मान लो मामला 18(1) क में है तो वहां पे आपके अनुरोध 2 हो जाएंगे। पहला अनुरोध ये होगा कि आप पहले तो पीआईओ की नियुक्ति करवाएं और उसके बाद मुझे मांगी हुई सूचना दिलवाएं। और हर शिकायत में आप क्षतिपूर्ति की मांग करें, ये आपका अधिकार है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करना आपका अधिकार है। जो आपको हानि हुई है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो,
या किसी अन्य प्रकार से अगर हानि हुई है, वो हानि प्राप्त करना आपका मौलिक अधिकार है। और वो हानि किसकी वजह से हुई है? पीआईओ की वजह से, प्रथम अपील अधिकारी की वजह से, तो आप उससे वो दिलाएगा आयोग। तो शिकायत के मामले में क्षतिपूर्ति आवश्यक मांगे, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। बस आपको ये साबित करना होगा कि आपको इतने रुपए का लॉस हुआ, हानि हुई। आयोगों ने अभी तक 50,000 तक अधिकतम क्षतिपूर्ति दिलाई है, और इससे ज्यादा मेरी जानकारी में नहीं है किसी ने मांगी हो, लेकिन 50,000 मांगी और 50,000 तक दिलाई है। तो इसलिए हमें शिकायत के मामले में जाना चाहिए, और शिकायत में अधिक से अधिक हमें क्षतिपूर्ति की मांग भी करनी चाहिए। और मैंने अगली मीटिंग में भी आपको कहा था कि आयोग का मूल काम क्या है। आयोग का मूल काम है एक ट्रैफिक पुलिसदार, हवलदार की तरह, जिसको एक चौराहे पे खड़ा कर दिया और ये कह दिया गया है कि यहाँ से जो ट्रैफिक है वो सामान्य चलना चाहिए, ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए। दूसरा, जितने भी व्हीकल यहाँ से गुजरे उनके हेलमेट लगे होने चाहिए, मोटरसाइकिल पे 2 से ज्यादा सवारी नहीं होनी चाहिए, ओवरलोड कोई वाहन नहीं होना चाहिए, सभी कार ड्राइवरों के जो बेल्ट है लगे होने चाहिए, सीट बेल्ट लगे होने चाहिए। तो वो अगर नहीं है तो चालान करना उसकी ड्यूटी है। आप उसके लिए बताते नहीं है कि साहब देखो वो बिना हेलमेट जा रहा है, साहब वो देखो बिना सीट बेल्ट लगाए जा रहा है। अब मैं किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये उसकी ड्यूटी है, उसको वहां पे तनख्वाह इसी बात की मिलती है। तो इसी प्रकार से आयोग की भी ये ड्यूटी है कि हम आयोग के दरवाजे पे कम से कम लोग जाएं। अगर हम अधिक संख्या में वहां पहुंच रहे हैं, इसका सीधा सा आरोप मुख्य सूचना आयुक्त पे लगता है कि हम बेवजह क्यों आयोग का दरवाजे तक हम जा रहे हैं। और यही बहस ध्यान में रखते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त पे 2,000 की पेनल्टी लगाई है, मतलब कॉस्ट लगाई है, कि ये जो आवेदक है आपके पास आया क्यों। इसको तो सूचना है वो प्रथम स्टेज पे ही मिलनी चाहिए थी, पीआईओ के वहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन पीआईओ ने भी जानबूझ के नहीं दी। फिर ये प्रथम अपील अधिकारी के वहां गया तो उसने भी नहीं दिलाई, और फिर जब आपके वहां आया तो आपने भी इसको सूचना ही नहीं दिलाई, तो इसलिए उसको हाईकोर्ट आना पड़ा। तो दोषी तो आप तीनों हो, लेकिन हम दंड आप पे इसलिए लगाते हैं कि आप सब इन सबके मुखिया हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त है वो आरटीआई में सबका मुखिया है। आरटीआई की अगर पालना सही से नहीं होती है तो उसका प्रथम दोषी मुख्य सूचना आयुक्त है। इस केस ने जबलपुर हाईकोर्ट के इस निर्णय ने यह साबित कर दिया है, और एक्ट भी यही कहता है। अगर हम 19(8)(a) को पढ़ते हैं तो यही बात स्पष्ट होती है कि सूचना आयोग का मुख्य कार्य यही है कि इस अधिनियम की पालना करवाना। तो यही है। अगर किसी साथी का कोई 18 शिकायत के लेके कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। किसी को रमेश जी से कोई सवाल हो तो हाथ ऊंचा कीजिए। सत्यनारायण जी ने किया है। नीरज जी देखिए कौन कौन जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन करने के लिए, जरूर उसको अनम्यूट कीजिए प्लीज। सत्यनारायण जी का कोई एक सवाल था। पूछिए सत्यनारायण जी। हाँ जी, रमेश जी, सत्यनारायण गौड़ बोल रहा हूँ मैं। ये 18(1) के जो प्रावधान आपने बताए हैं उसमें कोई टाइम फ्रेम भी है क्या? कई बार क्या होता है कि हम फर्स्ट अपील के लिए वेट करते हैं, फिर सेकंड नहीं करते हैं। हाँ जी सर, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। ये 18(1) सर उन्होंने मुझे लिख के भेजा था जो सवाल है, तो मैं उनके बिहाफ पे पूछता हूँ। उनका कुछ इंटरनेट का इश्यू लग रहा है। उनका सवाल ये था कि जब हम कोई शिकायत करते हैं
सेक्शन 18 में, सेक्शन 18 में, तो उसका कोई टाइम लिमिट हाँ जी। होता है? उसका एक्चुअल कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन राजस्थान सूचना आयोग ने 6 महीने माना है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उसमें टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए आयोग टाइम लिमिट तय नहीं कर सकता। और ये निर्णय मुझे देशमुख जी ने ही दिया था। उसमें ये कहा है कि आयोग अपने स्तर पे टाइम लिमिट तय नहीं कर सकता। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन है और देशमुख जी के पास है, उपलब्ध है। सर तो ये राजस्थान में किसने तय किया है आपने जो लिमिट का? सूचना आयोग ने किया सर। अच्छा, हाँ। तो ये हर एक स्टेट का जो सूचना आयोग है उनके पास वो अथॉरिटी है और वो डिस्क्रिशनरी पावर है मेंशन करने का कि इतने टाइम लिमिट हाँ जी, आपको। वो महाराष्ट्र है, में भी पावर ऐसा ही है। हुआ था नीरज जी। कहिए कहिए देशमुख जी। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ था। एसआईसी ने सर्कुलर निकाला था, उसमें टाइम लिमिट डाला था, तो उसको वो सर्कुलर को चैलेंज किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में और वो क्रैश हो गया। सर्कुलर बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रैश कर दिया। ओके, सत्यनारायण जी आपका जवाब, होप आपको आपका जवाब मिल चुका है। चड्डी कुमार जी। जी सर, रमेश सर, हाँ जी। मेरा एक सवाल है कि जो हाँ जी। सूचना आयोग को हमने शिकायत बहुत की है और हाँ जी। शिकायत में ये सूचना हमें जो उपलब्ध नहीं कराता, वो सुन लेता है शिकायत और वो शिकायत 4 महीना 5 महीना बाद भी देता है, उसको फाइन नहीं, कार्रवाई नहीं करता है और ऊपर से वो सूचना भी नहीं दिलाता है। तो आप उससे अपना अनुरोध में, मैंने कहा ना कि हमें अनुरोध में ये मांगना है कि मुझे सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाए। जी सर, मैंने अनुरोध भी किया है, उसमें लिखा भी है सर, मैंने आपने देखा भी होगा मेरा आवेदन को। तो उसको मैं एक बार वापिस जबलपुर हाईकोर्ट का डिसीजन साथ में लगाते हुए सूचना आयोग को वापस भेजें कि आपकी ये ड्यूटी है कि ये सूचना मुझे उपलब्ध करवाए। बोला कि सूचना वो दे दिया, जो दे दिया, मुझे सूचना दिलाना नहीं है, मेरे को कार्रवाई करना है। नहीं, आप उसको ये वापस लिखिए उसको कि सूचना उपलब्ध कराना भी आपकी ही ड्यूटी है। जबलपुर हाईकोर्ट के डिसीजन की कॉपी साथ लगाते हुए पत्र लिखिए और उसको कहिए कि आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप मुझे सूचना उपलब्ध कराएं। हर्षल जी, आपको अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो। हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, सर मुझे ये पूछना था सर कि मुझे मतलब ग्राम पंचायत में मैंने आरटीआई डाला है। आवाज आ रही है ना मेरी सर? हेलो। हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो सर महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत में मैंने एक मतलब आरटीआई डाला है। तो वहाँ पे सर एक्चुअली मैंने जो वहाँ का जो सरपंच था 2005 से 10 के पीरियड में, तो उसने एक्चुअली हाँ मेरे फैमिली को वगैरह उन्होंने मतलब फंसाया था, फंसा है। तो वो मतलब जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाए हैं, तो वैसे ही उन्होंने मतलब ग्राम पंचायत में भी बनाए होंगे। इस आधार पर मैंने मतलब ग्राम पंचायत में आरटीआई किया उनके नाम से कि उनके पीरियड का मतलब अहवाल, लेखा परीक्षण अहवाल वगैरह, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह, जो कुछ अनुदान वगैरह आया गांव को, उसका इंफॉर्मेशन मिले। लेकिन वो कुछ मतलब मुझे मिल नहीं रहा है। तो बाद में मतलब ये जब आयुक्त के पास जाएगा मामला, महाराष्ट्र के राज्य माहिती आयोग के पास, तो सर मतलब वो ऐसा कहेंगे क्या कि ये मतलब जन व्यापक जनहित की इंफॉर्मेशन नहीं है या फिर ऐसा कुछ? क्योंकि सर इससे मेरा भी नुकसान होगा ना सर, क्योंकि ये अगर मतलब मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये आदमी फ्रॉड है, अगर वो मतलब ग्राम पंचायत में भी उसका अगर उसने मतलब ऐसे झूठे दस्तावेज वगैरह बनाए होंगे, तो इसलिए मुझे सर मतलब इसके रिगार्डिंग में मतलब कलम 18(1) की जो तकरार लगानी होती है, शिकायत, आप तो 18(1) में मतलब शिकायत करिए। आप 18(1) में ये शिकायत करिए कि जो भी दस्तावेज मैंने मांगे हैं वो सारे दस्तावेज है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लोक दस्तावेज है। तो हाँ, तो मतलब उसमें सर ऐसा कोई ये नहीं कर सकते ना वो कि है ना तुम्हारे मतलब तुमको फंसा है इसलिए तुम ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे, ऐसा बोल नहीं सकते ना वो ऐसा बोलते हैं तो भी बोलने दो, उसका भी जवाब अपन दे सकते हैं क्या कि करेंगे वो, क्या अगर बोलेंगे?
किसी अपराधी को सजा करवाना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। अच्छा, अगर ओके, तो रमेश मतलब सुतार चोरी करता है तो रमेश सुतार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना आपके अगर संज्ञान में है तो आपकी जिम्मेवारी है। ओके अगर ओके कोई ओके, तो अधिकारी कोई रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार करता है तो हमारा एक हाँ, कर्तव्य, हम जागरूक नागरिक होने के कारण, कि हम उसके हाँ, खिलाफ लीगल एक्शन लें। ओके ओके, तो सर इसका मतलब कायदा में मतलब कुछ है आईपीसी में या मतलब किसी दूसरे आईपीसी में अधिनियम में है? आप आईपीसी में 166 और 217 पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो सर मतलब वो कार्यालयीन अनियमितता के लिए है ना सर, लेकिन मतलब ये कि नहीं, मतलब अनियमितता के संज्ञान लिए का जो नहीं है। आपने कहा आप संज्ञान। 166 को आप पढ़ोगे तो वहां पे यह है कि हाँ कोई भी लोक सेवक वो ये हाँ जानता है कानून ये करने का मुझे कह रहा है और मैं ये हाँ, नहीं करूंगा तो व्यक्ति को ये हानि होगी, लॉस ओके, होगा, तो वहां पे वो तो लागू है। इसी प्रकार से अगर कोई मान लो मैं पीआईओ हूं और मुझे पता है कि ये सूचना मैं आपको दे दूंगा तो हाँ राजेश कुमार को सजा हो जाएगी। हाँ, मान लो मैंने ये सूचना आपको दे दी तो राजेश कुमार को सजा हो जाएगी। तो इसके लिए 217 लागू होती है कि मैं सूचना इसलिए नहीं दे रहा हूं कि मैं राजेश कुमार को बचाना चाहता हूं कानूनी मतलब वेद दंड से, तो वो ओके, मैं भी तो अपराध यहाँ कर रहा हूँ। हाँ, तो सर मतलब ये मैं ऐसा शिकायत में लिख सकता हूँ 217, या वो साबित होने के बाद 217 लगाई नहीं, जाएगी आप ये धारा? 217 और ये मत लिखिए, लेकिन आप ये लिखिए, वो पहले तो आप साधारण वे में चलिए। जब वो लिखे हाँ आपके खिलाफ में कि आप इसलिए हाँ सूचना मांग रहे हो, तब आप ये लिखिए हाँ, सारा। ओके ओके, हाँ तब वो साबित हो जाएगा। ठीक है ठीक है, हाँ, ओके सर, दूसरा धन्यवाद आपको सर। एक और मैं बताता हूँ सभी साथियों को कि शिकायत के जो मामले होते हैं ना, उसमें कैसे होगा निपटारा, कैसे होगा, आयोग कैसे उसका निपटारा करेगा। जब हम शिकायत दर्ज कराएंगे तो पीआईओ से पहले तो बिंदुवार जवाब मांगेगा, पॉइंट टू पॉइंट, और उस जवाब में आपको ये लगता है कि पीआईओ कोई गलत बता रहा है, और उस जवाब के साथ पीआईओ को एक शपथ पत्र भी देना होगा कि इस जवाब में जो लिखे वो सारे सही और सत्य हैं। बकायदा शपथ पत्र नोटरी से कराया हुआ सत्यापित, वो शपथ पत्र उसको साथ में देना होगा। और जब आपको लगे कि इसमें ये झूठ बोल रहा है, इस जवाब में इसने ये तथ्य झूठा रखा है, तब आप जवाब पेश कर सकते हैं, काउंटर जवाब आप पेश कर सकते हैं, और उसमें ये बता सकते हैं आयोग को कि ये जो कह रहा है ये सत्य नहीं है, ये बात झूठी है, और झूठी के लिए ये मेरे पास एविडेंस है। तो उसके लिए आप प्रूफ भी पेश कर सकते हैं, और आपको भी उस समय शपथ पत्र देना होगा। जब आप पीआईओ की किसी बात को काट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रहा है, तो आपको उस समय भी एक शपथ पत्र देना होगा, या फिर आपके पास कोई एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो वो एविडेंस पेश करना होगा। सैमसंग SM-A536E, आपको अनम्यूट किया, आप पूछिए आपका सवाल। सर जी नमस्ते सर जी, मैं प्रसाद बात कर रहा हूँ। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। सर मेरा सर आवाज तो बड़ा है मेरा। रमेश जी, आपको सुनाई दे रहा है उनका आवाज? नहीं आ रहा है सर, बिल्कुल नहीं आ रहा है। एक मिनट, कौन सी सेटिंग करूँ मैं अभी आवाज का सर? म्यूट करूँ क्या सर? आप फिर एक से बार, नहीं म्यूट करके नहीं होगा, आप एक बार देख लीजिए आपका, नहीं तो फिर थोड़ा आप नजदीक ऐसा आके करें बात तो कीजिए। लिखित में लिख कर अच्छा भेज अच्छा दीजिए, अच्छा टेक्स्ट में हाँ मैसेज कर दीजिए आप। अच्छा नहीं अभी बात करता हूँ मैं, बोलो का अभी। हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर जी, मेरी एक केस है आरटीआई में, सेकंड अपील में मुझे डिसीजन प्राप्त हुआ। उस डिसीजन के हिसाब से मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया नहीं था, और सामने वाले भी ने भी एप्लीकेशन नहीं दिया था, फिर भी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी मतलब तहसीलदार ने केस चलवाई और उसका डिसीजन दिया। तो वो मुझ पे बर्डन है क्या मुझके?
रमेश जी, आपको उनका सवाल पता चला? नहीं, बिल्कुल ही आवाज नहीं आई थी हमारी साइड तो। ठीक है, हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स को लेंगे। प्रदीप गिरी। हेलो। हाँ सर, जी। आपका आवाज सुनाई दे रहा है, पूछिए सवाल। रमेश भाई नमस्कार। नमस्कार सर। रमेश भाई जी, लगभग 1.5 महीने पहले एक शिकायत लगाई गई थी और उसमें हाँ जी। आपका परामर्श अनुसार लगाई गई थी, पर उसमें हमने क्षतिपूर्ति के लिए किसी प्रकार का निवेदन नहीं किया था। तो हाँ जी। हमारी एक जिज्ञासा ये है कि क्या आप क्षतिपूर्ति के लिए अब हम क्या दोबारा उसी के अंदर को क्या क्षतिपूर्ति के लिए कुछ कर सकते हैं? उसका डिसीजन आने तो बाद में अकेली क्षतिपूर्ति के लिए भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ठीक है रमेश भाई जी। दूसरा रमेश भाई जी, शिकायत का क्या कोई समय सीमा है कि इतने समय सीमा के अंदर उसका निस्तारण हो जाएगा? क्योंकि अगर शिकायत का निस्तारण समय से नहीं हुआ तो हो सकता है जो जानकारियां मिलेंगी वो उपयोगी नहीं रहेंगी। तो क्या इसकी कोई समय सीमा है? समय सीमा सीपीसी में दी हुई है, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं अभी। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कि सीपीसी में जो समय सीमा दी है उसी समय सीमा में आप अपने कर्तव्य का पालन करें। या बाद में भी आप एक पत्र लिख सकते हैं कि जो सीपीसी में जो समय सीमा दी है उन समय सीमाओं का पालन करें। ठीक है, तो एक अनुरोध पत्र उनको दोबारा लिखा जा सकता है कि ये आवेदन संख्या है शिकायत का और इस पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। हाँ, अगर इससे संबंधित कोई आदेश वगैरह की प्रति हो तो कृपया मुझे उपलब्ध कराई जाए। आदेश नहीं है, आप इसमें जो आदेश 5 है सीपीसी का, उसके नियम 1 का आप कॉपी लगा सकते हैं और आदेश 16 के नियम 1 की कॉपी लगा सकते हैं, लिख के भेज सकते हैं साथ में। उसमें टाइम फ्रेम दिया है कि समन है ना, वो वाद पेश होने के 30 दिन के अंदर अंदर जारी किया जाएगा और पेशी की तारीख है वो भी के अंदर अंदर जाएगी। और पीआईओ को जवाब देने के लिए, जो प्रतिपक्ष को जवाब देने के लिए अधिकतम 90 दिन का समय दिया जाएगा। और वो भी कोई उचित कारण है तो जवाब के लिए वो टाइम मांग रहा है, वो टाइम के लिए अगर उसके पास कोई उचित कारण है, लीगल कोई कारण है, जैसे कोई बीमार पड़ गया, जेल चला गया या किसी की डेथ हो गई, या डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट के आधार पे जवाब देना था वो उसके पास नहीं था, किसी और के पास था, या वो व्यक्ति अमेरिका था या किसी विदेश था, तो वो अधिकतम जो जवाब देने की जो समय सीमा है वो 90 दिन है। ठीक है रमेश भाई, धन्यवाद। हाँ जी। नीरज जी, मैं जरा बोलना चाहूंगा। नीरज। हाँ जी, अवोरा जी बोलिए। हाँ जी, रमेश जी, अभी आपने जो जवाब दिया ये सीपीसी के बारे में कि जो समय सीमा जो है इंफॉर्मेशन देने का या जवाब देने का, वो जरा आप फिर से जरा उसका सेक्शंस कहेंगे प्लीज, सीपीसी का। एक मिनट, जिसमें ये एक मिनट। हाँ। सीपीसी में सारा जो है ना प्रावधान वो आदेश और रूल्स में है। सीपीसी की जो किताब है उसके अंदर रूल्स और ये है, उसमें दिया हुआ है। एक मिनट। तो आप जैसे हम जो पहले शिकायत दर्ज करते हैं तब जो समन जारी होता है तो वो है 5 के तहत। आदेश जो 5 है उसके तहत समन जारी होगा और उस समन में 1 में टाइम दिया है, रूल्स 1 में, आदेश 5 के रूल्स 1 में। और इसी प्रकार से जवाब के लिए जो है आदेश 16 का रूल्स 1, उसमें टाइम दिया हुआ है। जो स्क्रीन पे बताने की कोशिश करता हूं, अगर दिख जाए साफ तो। या अगली बार या तो फिर मैं ये रखता हूं आपके सामने ही। 1 मिनट। नहीं, रमेश जी मेहनत मत कीजिए इतनी, मैं जरा रिवाइज कर लेता हूँ सभी के लाभ के लिए। आपने जो कहा कि भाई समन्स के लिए जो सीपीसी का जो रूल है वो है
हाँ, ऑर्डर 5 रूल नंबर 1 बराबर है, ये समन्स के लिए। हाँ, ऑर्डर 5 रूम ऑर्डर 5 और रूल नंबर 1 सही बात है, ये समय लिमिट समन्स के लिए। हाँ हाँ हाँ, और जवाब देने के लिए पीआईओ को जवाब देने के लिए ऑर्डर 16 रूल नंबर 1 बराबर है। हाँ जी, हाँ बस। हाँ, तो ये सबके लाभ के लिए सभी भी नोट करके रखे, और सभी को रिक्वेस्ट है कि पेन पेपर अपना रेडी रखे। रमेश जी जो कहे तो आप लिख सकते हो, तुरंत बार बार कहना मुश्किल हो जाता है। ओके, आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए नीरज जी। सत्यनारायण जी, आप कुछ पूछना चाहते थे? हाँ जी रमेश जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। हाँ जी, हाँ रमेश जी, हमारे बम्बई के अंदर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसमें आरटीआई का इस्तेमाल होता है। तो उसके अंदर हमने आरटीआई की थी, तो पीआईओ ने क्या लिखा कि आप एमसीएस एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 154B8 के अंदर आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हो, इसके लिए आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है करके। तो क्या पीआईओ ने सही किया है? नहीं, गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है। हाँ, तो उसके मेरे को अभी तक मतलब है मेरे पास, लेकिन याद नहीं है मेरे को प्रेजेंट में। ठीक है सर। हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये आवेदक पे है कि आवेदक क्या अपनाना चाहता है। बहुत सही है। हाँ। दूसरा, जो रूल्स बने हुए हैं पहले के इस आरटीआई के अलावा, हाँ, उस रूल्स में आपको वो सूचनाएं नहीं मिलती है जो आरटीआई में भी आपको मिलती है। वो आपको सूचनाएं लिमिटेड देती है। जैसे उसमें आप साक्ष्य अधिनियम में बहुत सारे साथी प्रयास कर रहे हैं साक्ष्य अधिनियम के तहत। साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 में ये प्रावधान, तो हमें ये अधिकार तो 1872 में हमें मिल गया था। तो ये आरटीआई की जरूरत क्यों पड़ी? तो वो इसलिए था कि उसमें आपको सिर्फ लोक दस्तावेजों की नकलें मिलती थी। लोक दस्तावेज ही आपको मिल सकते थे। लेकिन आरटीआई है वो लोक दस्तावेजों के अतिरिक्त भी आपको सूचना दिलाती है। जैसे लोक दस्तावेज में कोई सिविल केस होता है या क्रिमिनल केस होता है, उसका वाद पत्र है वो लोक दस्तावेज की श्रेणी में नहीं है, लेकिन आरटीआई में आपको वो भी मिलेगा। यही चीज यहाँ पर भी लागू है सर। हाँ, तो इसलिए आपको आरटीआई सर्वोप्रिय है, सबसे ऊपर है। और इस मामले में बहुत सारे डिसीजन है, लेकिन जैसे क्लियर एक डिसीजन इसी विवाद को लेके हुआ था कि इस कानून के तहत भी आप ले सकते हैं, इस कानून के तहत भी आप ले सकते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, ये आवेदक की इच्छा पे है कि आवेदक इस कानून के तहत ले सकता है। हाँ सत्यनारायण जी, आपका सवाल का जवाब मिल चुका होगा। मिल गया। खाली बस वो कोर्ट की कॉपी रहेगी तो अच्छा है। ठीक है। ज्योतिका जी, आप प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को और आपका सवाल पूछ सकते हो। ज्योतिका आसवानी। हाँ मैडम, पूछिए आपका सवाल। सर, मेरा एक प्रॉब्लम, एक इंफॉर्मेशन है, वो इस तरीके की है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है महाराष्ट्र में, उनका जुरिडिक्शन डिसाइड किया गया गवर्नमेंट ने। तो ये बात वेबसाइट पे लिखी है। एग्जाम्पल के लिए सिटी सर्वे ऑफिसर और उसका जुरिडिक्शन। तो एक सेक्शन 258 होता है MLRC में, उसमें जुरिडिक्शन सिटी सर्वे ऑफिसर का बताया जाता है। पर जब भी मैं वो इंफॉर्मेशन मांगती हूँ तो मुझे वो लोग महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड के पेजेस दे देते हैं और बोलते हैं दिस इज द फाइनल आंसर इंफॉर्मेशन। तो मैं ये काम के लिए मैं 10 सालों से भटक रही हूँ, पर किसी भी आरटीआई में मैं सेकेंड अपील सब जगह किया, पर मतलब नॉट सक्सीडेड। पीआईओ क्या जवाब देता है मैडम? आप मेरे को एक बार रिपीट करेंगे? मेरे क्या कॉल आ गया था तो आवाज नहीं आई थी। नहीं, पीआईओ क्या बोलता है कि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड है, उसके अंदर जुरिडिक्शन डिसाइड किया गया हर ऑफिसर का। तो वो लोग मुझे महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड जो मार्केट में अवेलेबल है उसके पेजेस दे देते हैं, और मुझे क्या चाहिए होता है कि जो उसका जुरिडिक्शन, समझिए सेक्शन 258 में सिटी सर्वे ऑफिसर का जुरिडिक्शन डिसाइड किया गया है,
तो हाँ। मुझे चाहिए कि वो 258 में जुरिडिक्शन डिसाइड किया, मुझे वो नोटिफिकेशन या सर्कुलर जो उन लोगों ने किस तरीके से डिसाइड किया, मुझे वो चाहिए। मैं 10 सालों से भटक रही हूँ, सब जगह गई हूँ, पर मतलब मुझे नहीं मिला, आज तक भी नहीं मिल पाया। आप एक बार या तो आप देशमुख जी से या किसी भी साथी से संपर्क करके आवेदन पत्र एक बार फिर लगाएं और वो मेरे को एक बार बताएं। तो पर अभी मिस्टर देशमुख जी मुझे कहाँ मिलेंगे, तो मैं उनसे पर्सनली ये बात समझाना जरा। नहीं, समझ में मेरे आ गई है, आपके जो आवेदन बना रहे हैं ना, वहाँ कोई न कोई मिस्टेक हो रही है। अब तो उसके लिए किससे मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा? आप मेरे से सीधा भी कर सकते हैं अगर चाहो तो। अच्छा, तो वो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आपका नंबर, मतलब फोन पे बात करूं आपसे? हाँ, फोन या व्हाट्सएप पे आप मेरे को अपनी आरटीआई एक बार अगर भेज दें, अपना एड्रेस हटा सकती है उसमें से। आपको जो सूचना चाहिए वही सिर्फ मेरे को अपने आवेदन का भाग भेजें। हाँ, मैं वही खाली सूचना लिख करके मैडम भेजूंगी। और भी लोग हैं जो अपना हाँ सवाल बस, पूछना ठीक चाहते है। हैं, हाँ तो उनका हाँ हाँ उनका अपना सुतार जी का और देशमुख जी का उनका नंबर हम शेयर कर देंगे इसके अंदर। बस बस, ठीक है, आप ठीक, नोट डाउन थैंक कीजिएगा उस चीज को। ठीक है, एंड देन आप ये चीज 1-on-1 डिस्कशन में ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। शिव, हाँ वेलकम। शिव नारायण जी। नमस्कार रमेश जी। हाँ हमने जी, ये सेक्शन 18 में कंप्लेंट किया था, तो हाँ कंप्लेंट जी, की, हाँ कंप्लेंट में उन्होंने ज्यादा बोला नहीं, सीधा ये बोला कि आपने प्रथम अपील में नहीं गए, इसलिए आपकी कंप्लेंट रिजेक्ट करते हैं, है ना। अब रिजेक्ट कर दी, और दो कंप्लेंट दी थी, दो में से एक रिजेक्ट कर दी और एक अभी अगली तारीख है इसकी। हमने ये मांगा था कि हमारे को जवाब नहीं दिया जा रहा है। आवाज आ रही है ना? हाँ, हमें जवाब नहीं मिल रहा है। एक हमने बोला था 100 नंबर पर फोन किया गया था एफआईआर के मामले में, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने पूरी मांगी थी, तो नहीं दी गई। हाँ जी, उसकी, और फिर उसके बाद कंप्लेंट करी। अब इसमें वो उसकी वजह से नुकसान बहुत हो रहा है, वकील लगाना पड़ेगा, काफी कुछ करना पड़ेगा। तो हमने साफ लिखा है कि भाई आपकी वजह से कानून के तहत वादी की शिकायत को स्वीकार किया जाए, है ना, और दोषी अधिकारी, सूचना अधिकारी से मुझ वादी को 50,000 रुपए की राशि बतौर मुआवजा दिलवाए जाने का आदेश दिया जाए, है ना। ये चीज मांगी गई है। तो 50,000 ये जो हमारे को यहाँ पर कैसे पेश करना पड़ेगा कि 50,000 हमारा कैसे नुकसान हुआ है, क्या है, इस चीज को हम क्या कहेंगे, किस प्रकार से करेंगे? तो आपको सूचना नहीं मिलने से 50,000 का नुकसान कैसे हो रहा है, वो तो आप जानते होंगे। हाँ, अभी इसमें हमें वकील अटेंड करना पड़ रहा है, जो क्या बोलते हैं कोर्ट में जाकर के, क्योंकि एक डकैती डाली गई थी, तो डकैती में जो भी होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ 100 नंबर पे, और उसकी वजह से अब सामने से वकील का इस्तेमाल करके उस डकैती में हमें कोर्ट कचहरी करना पड़ रहा है, कंज्यूमर कोर्ट में जाना पड़ रहा है, तो वो खर्चे होना है अभी। आपके इच्छा पे है, करो या ना करो, कानून कहता है कि आप वकील करो। अच्छा, तो फिर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमारा यानी खर्चा हुआ या नहीं हुआ, या जो भी है तो वो लेट हुआ, उसका मानसिक परेशानी और ये बता सकते हो आप। अच्छा, मानसिक परेशानी खाली बोल के कि हमारी मानसिक परेशानी जानबूझकर हमारा आर्थिक, मानसिक व समय व श्रम गया है हमारा इस मामले में। हाँ जी, इतना बोल करके हम मांग सकते हैं इस चीज को। हाँ। अच्छा, इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि आपके टाइम पर ना देने की वजह से हमारे को जो यानी जो होना चाहिए था, रिजल्ट मिलना चाहिए था, वो रिजल्ट नहीं मिला है, इस चीज की वजह से हम अगला कदम नहीं उठा पाए। कह सकते, ये नहीं कह सकते। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ जी, सूरज जी। जी सर, मेरा सवाल एक ऐसा था कि जैसे कि जो थाने के अंदर में जो बच्चे खो जाते हैं, और बच्चे खो जाने के बाद में जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में पुलिस कोई जांच नहीं करती है, तो इसका रिपोर्ट अगर हम मांगते हैं कोई भी थाने से, तो हमको थोड़े पर्सन बता के लोग जानकारी नहीं देते हैं, कहते हैं कि जांच चल रही है, लेकिन इसके अंदर में कोई भी जांच कहीं पर होती नहीं है। तो इसके लिए हम किस ढंग से काम कर सकते हैं? इसके लिए तो जांच चल रही है, तो आपको वो मना कर रहे हैं, वो सही है? नहीं सर, लेकिन जितने भी मतलब मिसिंग रिपोर्ट होती है,
या एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें कोई भी जांच चलती नहीं है, खाली ये लोग फाइल के ऊपर ऐसा दिखाते हैं कि जांच चल रही है। होता यही है थर्ड जेल पर्सन में, एफआईआर जब तक एफआईआर नहीं लगती तब तक ये लिखते हैं कि जांच चल रही है। सर इसका ऐसा थर्ड पर्सन, ये हम थर्ड पर्सन इंफॉर्मेशन मांगते हैं, लेकिन जो व्यक्ति रहता है व्यक्ति तो है ही नहीं, तो इसके लिए मतलब कोई करे क्या, किस ढंग से काम कर सकते हैं? जो इसके कि लिए तो आप सबसे बड़ा अलग जाइए, भ्रष्टाचार। मतलब आप इसके सर ये लिए एक सबसे अलग से आरटीआई को छोड़कर आप दूसरे विधि के शरण में जाइए और कहिए कि कितने साल तक ये पेंडिंग रखोगे जांच को। बराबर, क्योंकि मैंने अभी एक आरटीआई के थ्रू मांगा हुआ था, इसके अंदर में इन्होंने 5 साल 10 साल पहले के भी जो केसेस हैं उसके अंदर में यही रिपोर्ट लगाया है कि भाई कि हमारी जांच चल रही है उसके अंदर में, लेकिन ये जांच जो पूरी कब होगी? जबलपुर हाईकोर्ट का जो डिसीजन था वो ऐसे ही मामले में था, 81H पे ही था वो। वहां पे जांच समाप्त हो गई थी और चार्जशीट कोर्ट में पेश हो गई थी, इसलिए वो सूचना मिली उसको। बराबर सर, ठीक है सर। हाँ जी। Vivo Y21T, आप कुछ पूछना चाहते थे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर नमस्कार, मैं बालाघाट जिले से बोल रहा था, मध्य प्रदेश। हाँ जी। पा रहे हैं सर मुझे? हाँ आ रही आवाज आ रही है। जी, मेरा सर प्रश्न ये था, मैंने आरटीआई तो सीआईसी में भी लगाया पहले और अभी राज्य सरकार मध्य प्रदेश में भी लगाया। मैंने लोक सूचना अधिकारी पुलिस थाना, अपने लोकल के लोक सूचना अधिकारी थाना प्रभारी को मैंने आरटीआई लगाया और मैंने आवेदन के 2 महीना पूर्व की एफआईआर की कॉपी मांगा था। 2 ऐसी तारीख दिया था कि ऐसी मेंशन तारीख की 2 दिनों की एफआईआर की ट्रू कॉपी मांगा था। उन्होंने मुझे एफआईआर का कॉपी नहीं दिया। हाँ जी। जहां तक मेरे संज्ञान में था सर कि एफआईआर एक पब्लिक दस्तावेज है और एफआईआर एक सिर्फ आवेदन है। एफआईआर के बाद जब विवेचना शुरू होती है उसके बाद कोई अड़चन आने की बात हो, लेकिन एफआईआर एक आवेदन है और मुझे नहीं मिला। इसके बारे में मुझे कोई संबंधित कोर्ट का या एसआईसी या सीआईसी का ऑर्डर हो, उसके बारे में समझाने का प्रयास करें रमेश साहब। आप पहला जो आपने जो जवाब दिया, आपका सवाल का जवाब आपने स्वयं ने दे दिया है कि एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। जी सर। और सुतार जी, आपके बैकग्राउंड में कुछ टीवी या रेडियो कुछ चालू है जिसकी वजह से इंटरफेरेंस हो रहा है। प्लीज एक तो वॉल्यूम कम कीजिए और वो बंद कीजिए। जी नहीं, आपके यहाँ पे नहीं, सुतार जी के यहाँ पे। नहीं, मेरे यहाँ नहीं है सर। अच्छा, तो आपके वीवो जो है आपका, आपके यहाँ पे नहीं है, मेरे यहाँ नहीं है। ओके, ठीक है, सॉरी सर, सॉरी। तो मतलब वॉल्यूम कम कर दो। जी आप एफआईआर को यही लिखे कि एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इसलिए वो आरटीआई में अदे की श्रेणी में नहीं आता है। जी मैंने लिखा है सर, उसके बाद भी तो वो नहीं लिखा है तो उस पे उनको सुनना पड़ेगा, उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको देनी होगी। सर अगर वो नहीं सर, फिर भी नहीं करते तो फिर क्या कर सकते हैं, प्लीज बता पाएंगे उनको? अब जैसे मान लो प्रथम अपील में आपने लिखा और उसने उसको मना कर दिया या उस पर डिसीजन नहीं दिया, तो सेकंड अपील में हमने यही लिखना है हमें कि प्रथम अपील अधिकारी ने हमारे इस बिंदु पे विचार नहीं किया। जैसे हमने कहा कि भाई ये एफआईआर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो प्रथम अपील अधिकारी को हमने पहले बताया, तो अब सेकंड अपील में हम सिर्फ आयोग को ये बताएंगे कि हमने प्रथम अपील के इस पैराग्राफ इसमें ये हमने लिखा था, लेकिन इस पर प्रथम अपील अधिकारी ने विचार ही नहीं किया जी और अपना निर्णय भी नहीं दिया है, इसलिए आप इस बिंदु पे निर्णय दें। सर उन्होंने आंसर में एक बात लिखी थी, मैं बताना चाहता हूँ, इसमें महिला जनित अपराध और बच्चे जनित अपराध, किडनैपिंग के अपराध होने के कारण आपको एफआईआर की कॉपी नहीं दी जा सकती। तो वो नहीं मिलेगी तो धारा 10 ये कहती है कि उन चीजों को हटाई जा सकती है। हाँ, उनको हटा करके दे देना चाहिए। हाँ जी, ऐसा कोई ऑर्डर है क्या सर? बस यही हेल्प ऑर्डर सेक्शन में लिखा हुआ है, राजस्थान के सूचना आयोग के मिल जाएंगे, लेकिन आप धारा 10 का उद्देश्य यही है। 10 का सबसेक्शन कौन सा बताया सर?
10 सेक्शन 10 ओनली 10 ना सर? आरटीआई जी का। ओके सर, थैंक यू सर। सेक्शन 10 सबसेक्शन 8 10/8 है। 8 10/8 ओके सर। इंफॉर्मेशन 8 10/8 जी सर, ओके सर। नीरज जी और कौन है देखिए? सर और दो लोगों ने हाथ ऊपर किया, एक सत्यनारायण जी, एक चड्डी कुमार जी है। पता नहीं वो कुछ पूछना चाहते हैं या नहीं, या अभी भी उनका हाथ ऊपर है? नहीं, वो बाय मिस्टेक हो गया है। ठीक है सर, कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू। चड्डी कुमार जी, आपको कुछ पूछना है? आपका भी हाथ ऊपर किया हुआ है। जी सर, मुझे पूछना है सर। पूछिए। मैंने एक रेलवे से मांगा था कि आपने जो रेल लाइन बिछा रहा है उसका निरीक्षण की कॉपी हमको दिया जाए, और हाँ उस रेलवे ने 6(3) में आंतरित कर दिया राइट्स डिवीजन को, और राइट्स ने पुनः अभी मुझे आज लेटर प्राप्त हुई है, वो फिर वो लिखते हैं नातादारी और एडजे कहते हैं, और किस उससे होने वाला नुकसान के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, और उसका सूचना क्यों नहीं दे रही भी नहीं बता रहा है। उसके लिए भी आप ये लिख सकते हैं कि जो निरीक्षण किया जाता है सरकारी अधिकारियों के द्वारा, उसका कानूनी शब्द है मौका रिपोर्ट या निरीक्षण रिपोर्ट, तो वो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है। वो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है, तो इसलिए लोक दस्तावेज को वो नहीं रोक सकते। प्रसाद जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सर जी। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है ठीक से, पूछिए। हाँ मैंने 2016 में सेकंड अपील में मुझे डिसीजन प्राप्त हुआ है, और उस डिसीजन में दिया तहसीलदार ने इंफॉर्मेशन कि इस केस में एप्लीकेंट और सामने वाला दोनों ने ही एप्लीकेशन दिया नहीं। हेलो। हाँ सर, आज आवाज आ रही है आपकी, पूछिएगा। सर 2016 में सेकंड अपील में मुझे एक ऐसी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक उसमें रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, और दूसरा ऐसा कि इस केस में एप्लीकेंट और सामने वाला दोनों ने कोई एप्लीकेशन दिया नहीं। फिर आयोग ने क्या निर्णय दिया सेकंड अपील में? नहीं, आयोग में ऐसा ही दिया इंफॉर्मेशन तहसीलदार ने, और ऐसा आंसर मुझे मतलब इंफॉर्मेशन मुझे प्राप्त हुई। हाँ, तो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैंने उस केस के डॉक्यूमेंट निकाल के लिया है। तो मैं आयोग के पास न जाकर उनके हायर अथॉरिटी से एप्लीकेशन आरटीआई में इंफॉर्मेशन प्राप्त के हिसाब से कंप्लेंट दाखिल करके कुछ बेनिफिट प्राप्त हो सकता है क्या मुझे? आपने पेश किया, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? कौन सा आंसर? क्या वो आवेदन पेश किया, आवेदन आपने पेश किया, इसका क्या प्रूफ आपके पास? मैंने उनकी जो डॉक्यूमेंट है ना उनका, वो निकाला है मेरे पास। उससे प्रूफ है कि होता दिया? हाँ, उन्होंने ऐसा इंफॉर्मेशन दिया, इस केस में डॉक्यूमेंट नहीं है, नोटिशन एंट्री के कोई भी अवेलेबल रिकॉर्ड नहीं है, और दोनों केस के मतलब एप्लीकेंट और सामने वाला दोनों ने एप्लीकेशन दिया नहीं था मोड ऑफ कल्टीवेशन कॉलम के लिए। तो अभी आप क्या करिए, हाँ, उस डॉक्यूमेंट को साथ में लगाते हुए 18(1)(f) में शिकायत दर्ज करें। हाँ, ये निवेदन करें कि आयोग को इन्होंने झूठी सूचना जानकारी देके ये केस खारिज करवाया है। अच्छा। इसलिए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। उस तहसीलदार का व्यक्तिगत नाम लिखिए अंदर। हाँ। और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का लिखे निवेदन करें। अच्छा सर, अगर मैंने ऐसा किया
तो मुझे हाईकोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं ना आएगा। मैंने हाईकोर्ट को कंप्लेंट किया कोई था। कोई उस प्रॉब्लम केस नहीं पे। आएगा, नीचे आप कितना हाँ। भी प्रयास करो कोई प्रॉब्लम हाईकोर्ट में नहीं आएगा। अच्छा, लेकिन मैंने अगर क्या वो किया सर, document- हाँ मैंने क्या किया, 100 रुपए के स्टैम्प पे एफिडेविट किया और हाईकोर्ट में जो कंप्लेंट दिया था ना उसके साथ में वो लेटर दिया है जो मुझे आरटीआई से मिला है। वो उस केस में तो पहले आपने जो भी आप हाँ, हाईकोर्ट चले गए कि जाना है अभी हाईकोर्ट में? आपने कोई मैंने कार्रवाई की कंप्लेंट है? फाइल की थी, कंप्लेंट फाइल की थी, हाईकोर्ट ने वो दाखिल किया है। हाँ, तो फिर आयोग में मत जाइए। अगर हाईकोर्ट में चले गए हैं तो आयोग में मत जाइए। नहीं क्या सर, पर लेकिन उनके प्रसाद जी, हायर अथॉरिटी। प्रसाद जी, हाँ सर। हाँ, सुतार जी का नंबर मैंने चैट पे दिया है, प्लीज उनको हाँ डायरेक्ट सर, कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो क्वेरी है ना चलेगा। वो थोड़ा ज्यादा होते जा रहा है और भी लोग वेटिंग में हाँ इसके लिए, ठीक है? तो सर, थोड़ा थैंक यू सर। हाँ, और वो आरती जी को भी आप कुछ मैसेज देना चाहते थे ये हाँ सेक्शन 258 के रिगार्डिंग में, वो हाँ सर, हाँ सर, हाँ, वो भी आप दे सकते हो उनको, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ, ओके ओके। प्रशांत देशमुख जी बोलो। रमेश जी, मेरा ये सवाल ये है कि फर्स्ट अपील का जो डिसीजन अपीलार्थी के बाजू से हुआ है, तो उस हाँ जी। डिसीजन के खिलाफ पीआईओ सेकंड अपील में कमीशन के पास में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। नहीं जा सकता है तो किस ग्राउंड पे नहीं जा सकता है और किस सेक्शन के अंदर उसको रेमेडी नहीं मिलेगी? एक्चुअल पीआईओ का काम क्या है? पीआईओ का काम वो है जो लोक प्राधिकारी ने तय किया है, वो लोक प्राधिकारी का प्रतिनिधि है। अगर उस डिसीजन के खिलाफ जाना है तो डिसीजन दिया किसके? उसी के डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी ने दिया है। और जो लॉस है, जिसको हानि है, वो पीआईओ को कहाँ हानि है? मतलब इसको थोड़ा इस प्रकार से समझिए कि एक दुकान है, वहां एक सेठ है, सेठ ने 2 मुनीम रखे हैं, एक हाई लेवल का, एक लो लेवल का। लो लेवल ने कोई चीज देने से मना कर दिया, हाई अधिकारी उसने जो बड़ा मुनीम था उसने कह दिया कि दे दो, और छोटे वाले को लगता है कि ये गलत कर रहा है बड़ा मुनीम, तो वो अपने मालिक को कहेगा पहले कि साहब ये जो आपके बड़े मुनीम साहब ने ये चीज देने का कहा है ये तो गलत है। तो वो जो बड़े जो साहब है, जो मालिक है, वो जा सकता है अपील में, मतलब लोक प्राधिकारी अपील में जा सकता है, लोक सूचना अधिकारी नहीं जा सकता। नहीं, बहुत से केस में ऐसा दिखता है, सामने आता है कि पीआईओ फर्स्ट अपीलेट के डिसीजन के अगेंस्ट जाते हुए दिखता है, जाते हैं, लेकिन तो और इसका कोई कमीशन भी विरोध। वो एप्लीकेशन चलाते है। मैं क्या कह रहा हूँ सर, हमारे यहाँ जो प्रेजेंट हो रहा है उसका विरोध कोई नहीं कर रहा है, उसके लिए हमारे पास तर्क नहीं है उसका विरोध करने के, एक्ट के मुताबिक। अच्छा, तो हमने विरोध करना चाहिए अगर कोई ऐसी हाँ, पीआईओ अपील अगर में जाता जाता है। है तो उसके विरोध करना चाहिए। पब्लिक ऑथोरिटी मतलब थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जा सकती है 19(2) में। तो वो तो स्टार्ट में ही जाएगी, वो बाद में नहीं जाएगी, वो स्टार्ट में ही जाएगी 19(2) में। और सेकंड अपील में ये नहीं जा सकता। आप सेकंड अपील में 19(1) के निर्णय के विरुद्ध जा सकते हैं, तो 1 के विरुद्ध में तो हम है, और 2 है थर्ड पार्टी के लिए, तृतीय पक्ष के लिए। और थर्ड पार्टी जा सकती है सेकंड अपील में। हाँ, थर्ड पार्टी जा सकती है। थर्ड पार्टी सेकंड अपील में नहीं जा सकती, वो 19(2) में जा सकती है। थर्ड पार्टी सेकंड अपील में भी नहीं जा सकती? नहीं जा सकती। वो जब भी सेकंड अपील आप करोगे तो थर्ड पार्टी को सुना जाएगा। अपील में नहीं जा सकता है, उसको सुना जा सकता है सेकंड अपील में। उसको सुनेगा। हाँ, शिवनारायण जी। हाँ रमेश जी,
ये शिकायत से संबंधित एक ऑर्डर हमारा रिजेक्ट किया था। इसमें क्या बोला गया है, रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद यह सामने आता है कि शिकायतकर्ता ने आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रथम अपीली पदाधिकारी से संपर्क करने के चैनल को समाप्त नहीं किया है ना। फिर लिखा है इसके अलावा सिविल संख्या में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के पैरा 30 और 31 के अनुसार एक मामले में 2011 के 10,0787 से 10788 मुख्य सूचना आयुक्त और एक अन्य वी.एस. मणिपुर राज्य और दूसरा एल.डी. से पहले न्यायाधीश शशांक अशोक कुमार गांगुली, मतलब इनके तहत अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत जानकारी तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे सका, ऐसा कह के मतलब इन्होंने रिजेक्ट करा है। तो ये क्या है, मतलब इसमें आप मेरे नंबर आपके पास है, आप मेरे को इसका थोड़ा लिख के भेजिए तो मैं आपको एक उत्तराखंड सूचना आयोग का डिसीजन भेजूंगा। अच्छा, ठीक 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 है, वो आप साथ में लगा दीजिए। ठीक, इसको फिर से हमें अपील में डालना पड़ेगा, इसी को इसी में यानी शिकायत के इसको वापस आपको शिकायत में जाना होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक्स यार, थैंक्स। हाँ जी। rtifed@gmail.com। आपका कुछ सवाल था सेक्शन 19 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और आप अपना सवाल पूछ सकते हो। ये सेक्शन 19(4) क्या कहता है, यही पूछना चाहता हूँ। 19(4) ये कहता है कि जब सेकेंड अपील की सुनवाई होगी तब थर्ड पार्टी को आयोग सुनेगा। जब आप अपील करेंगे सेकेंड, तो उस सेकेंड अपील में थर्ड पार्टी को भी सुना जाएगा, उसके पक्ष को भी आयोग सुनेगा। rtifed@gmail.com। होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आपको अगर और कुछ पूछना तो आप अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। प्रशांत जी, और कुछ पूछना है? और कोई पार्टिसिपेंट्स में है जो सुतार जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो चैट में लिखिए या हाथ ऊपर कीजिए जूम एप्लीकेशन में। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो देन गौरंग भाई वी कैन रैप अप। सीडी कुमार जी कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ, कौन पूछना चाहता है, जरा पूछिए प्लीज। नहीं, चड्डी कुमार जी को नंबर दे दिया है, वो ही कैन कांटेक्ट यू डायरेक्टली या फिर सुतार जी से बात कर सकते हैं। हेलो। हाँ, चड्डी कुमार जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, मैं क्वेश्चन है मेरा। हाँ, पूछिए पूछिए। मेरे यहाँ जो सिस्टम है सुनवाई की, अभी तो सूचना आयोग मेरे यहाँ बंद है, सूचना आयोग है ही नहीं, एक भी नहीं है, 2 साल से मेरे यहाँ वैकेट है। दूसरा है कि हमारे यहाँ एक सिस्टम बनी हुई है कि आप जो भी सूचना मांगेंगे उसे शिकायत नहीं कर सकते, स्टेट का, झारखंड स्टेट का। और झारखंड स्टेट में सीधा अपील आपको करना होगा, प्रथम अपील। आप प्रथम अपील करिएगा, द्वितीय अपील के तभी आवेदन को मान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में कैसे शिकायत करेंगे लोग? और शिकायत पे वो मान्य नहीं होता, रिटर्न कर देते हैं। आप मणिपुर के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय की कॉपी साथ में लगा दीजिए और लिखिए कि इसमें कहाँ पे मना लिखा है कि शिकायत नहीं कर सकते, या ये बात कहाँ पे लिखी है कि पहले प्रथम अपील की जाएगी उसके बाद शिकायत की जाएगी। इस एक्ट में, इस निर्णय में कहाँ लिखी है? रमेश सर, ये जानकारी आपको भी शायद है, आपने भी शिकायत लगाया, आपके आवेदन भी रिटर्न किया है। पर वो बाद में आयोग खाली हो गया, इसलिए वो कार्रवाई नहीं हो पाई। जब भी आयुक्त आपके वहां नियुक्त हो जाएंगे तब देखते हैं इसको। जी सर, जी सर। गौरंग भाई, आई थिंक वी कैन कंक्लूड। हाँ जी, हाँ जी। छेड़ी जी, आपने ये जो बोला कि आयुक्त बने झारखंड में जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर से नहीं है या चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं है, सही बात है ये? हाँ सर, ये तो 2.5 साल हो गया सर, 2.5 साल से ज्यादा हो जाएगा सर।
ओके ओके, एक चीज कीजिए, आपके झारखंड के गवर्नमेंट का, मैंने मेरा एक सुझाव है, रमेश जी आप जरा गलत हो तो जरा कहना प्लीज। छेड़ी जी ये है, आप और अन्य आरटीआई यूजर्स जो झारखंड के हैं, ओके, जो ये अफेक्टेड है इसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर न होने की वजह से, तो एक रिक्वेस्ट है कि आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट वहां का, झारखंड मंत्रालय में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा, वहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को जरूर कंप्लेन करे, दूसरा मुख्यमंत्री को कंप्लेन करे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को कंप्लेन करे और गवर्नर को कंप्लेन करे। ओके, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जीएडी कहते हैं, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, ये 4 जन को भरपूर लेटर भेजिए आप, कंप्लेन लेटर, कि भाई ये माहिती हमें जो पब्लिक को मिलना चाहिए, ये एक्ट आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर ये रोका गया है आयुक्त न होने की वजह से, क्योंकि हम वहां पे कंप्लेंट या सेकंड अपील नहीं कर पाते और सभी ये हमारे पेंडिंग है। तो आप तुरंत जो अपना प्रावधान है आरटीआई एक्ट में 10+1 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नियुक्त करने का, तो वहां पे जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वहां पे नियुक्त करे, ताकि हमें जल्दी इंफॉर्मेशन मिले, समय पर इंफॉर्मेशन मिले। तो ये आप जरूर ये 4 अथॉरिटीज को भरपूर लेटर भेजिए, कंप्लेन कीजिए, मीडिया में भी आने दीजिए कि भाई ये पब्लिक को आरटीआई का ये टोटल मर्डर हो गया, या क्या बोलता हूँ, इंफॉर्मेशन मिलता ही नहीं है, या एक्ट इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि माहिती आयुक्त नहीं है। तो ये जरूर कीजिए आप प्लीज, हाँ, ये चारों अथॉरिटीज को जरूर भरपूर कंप्लेंट्स भेजे और मीडिया में भी ये आने दीजिए। बात को पूरा सुने सर। हाँ जी, हाँ, अच्छा, अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है, रमेश सर को जानकारी है पूरी। अच्छा, ओके, तो फिर कंटिन्यू से प्रोटेस्ट करते रहिए, मीडिया में आते रहे, वैसा कीजिए। बदनाम, ये गवर्नमेंट बदनाम होगा तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्ट करेंगे इन लोग। गवर्नमेंट पूरी बदनाम है, यहाँ सरकार गिरने वाली है। वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, वैसे हो जाए, वैसे ही कीजिए, कुर्सी हिलाते बैठिए, होगा कहीं ना कहीं तो उनकी कुर्सी हिलाइए तो जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। सभी जगह ये फॉर्मूला काम करता है। बोलिए। हाँ, कानून खत्म करने की व्यवस्था है सर। हाँ, नहीं, सही बात है, ये हमें पता है, इनकी चाल से ही पता चल जाता है, गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट हो, कि उनकी यही चाल है कि भाई ये सनशाइन लॉ जो है ये खत्म हो जाए, माहिती न दे और वो अपने भ्रष्टाचारी या गलत काम करते रहे शासन वाले ऑफिसर्स। और 8 बार उठ चुकी है, 8 बार बात को रखा जा चुका है 8 विधायक के द्वारा। अच्छा, और सारे विधायकों को मैंने लेटर दिया हूँ, मेरे यहाँ 82 विधायक है, मैं 62 विधायक से पर्सनली मिल चुका हूँ। अच्छा, मैंने पर्सनली मिल करके, मेरे टीम बना करके 5-5 आदमी का, और मैं टीम बना के विधायक से मिलने का, सारे विधायक को मैंने व्हाट्सएप करके मिल करके बात रखने का प्रयास किया है। और तो उसने सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है अभी, ये आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, ये पहुंचा हुआ मामला, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया कि मेरे पास विपक्ष दल का नेता नहीं है। क्या नहीं है? विपक्ष दल का नेता नहीं है, विपक्ष दल का नेता नहीं है। हाँ, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कहा है, आपने ये पिटीशन किसने की है? ये कोई छत्तीसगढ़ का कोई है, वो पिटीशन डाला हुआ है झारखंड में आके। अच्छा, ओके, ठीक है, तो वहां पे क्या तारीख पे तारीख चल रही है? वो तो बंद कर दिया, उस पर कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं, तो फिर चीफ जस्टिस को लिखिए, चीफ जस्टिस को लिखिए। सर यहाँ तो हम राज्यपाल से मिल चुके हैं, काफी मैंने हर महीना कोई ना कोई हमारी एक्टिविटी रहती है, 8 महीने से मैंने कंटिन्यू इस पे एक्टिविटी कर रहा हूँ, लेकिन इस पे नीचे से हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, ये जो पिटीशन पेंडिंग है या बंद कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस को लिखिए कि भाई इसको रिवाइव करें। ये चीज जो है, जो भी अनजस्टिफाइबली बंद किया है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस अभी नए आए हैं, उनको लिखे कि भाई ये आप ये रिवाइव करें और ये अन्याय हो रहा है इंडियन सिटीजन्स पर। लिखिए, भरपूर लेटर्स जाने दो सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। ओके, सर एक बात जोड़ना चाहता हूँ उसमें। हाँ, आरटीआई एक्ट में ही प्रोविजन है कि अगर कोई विपक्ष का नेता नहीं है तो सबसे बड़ा जो दल है विरोधी में, उसको विरोधी पक्ष नेता माना जाएगा। तो स्टेट ने जो स्टैंड लिया है वो गलत लिया है, एक्ट में प्रोविजन है वैसी।
हाँ छेड़ी जी, आप ये नोट कर लीजिए जो देशमुख जी ने कहा वो, और मेरे यहाँ सीजीआई को जो लेटर, हाँ मेरे यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम मैं बता दूं आपको। एक्चुअल है क्या, जो बीजेपी या विपक्ष दल के बड़े नेता माने बड़ी पार्टी के रूप में, ठीक है, उसने जिस नेता को विपक्ष दल नेता बनाया है उसका दल बदल कानून में फंसा हुआ है, उसकी सदस्यता फंसी हुई है, और वो इसीलिए जब सदस्यता उसकी फंसी हुई है तो उसे भी विपक्ष दल का नेता सरकार मानने के लिए तैयार नहीं, और जब तक उसकी मान्यता मैंने विधानसभा उसको क्लियर नहीं कर दे तो उसकी तब तो विपक्ष दल का नेता माना नहीं जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने वहां पे क्वेश्चन मार्क उनके बारे में, विपक्ष दल नेता के बारे में कोई बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क टेम्पररी होगा, ठीक है। आप सीजीआई को ये सब लिखिए कि भाई आप इसका हल निकालिए, ये आरटीआई का जो ये नॉन इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है हमारे स्टेट में वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ हल निकाले। सीजीआई को भरपूर लेटर भेजो आप, भले इससे अलावा हम ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन पेटिशन रिवाइव करने के लिए कहिए, और ये जो सिचुएशन है वहां का वो भी उसमें एक्सप्लेन कीजिए लेटर में, और भरपूर लेटर जाने दो। सर 55,000 अपील और 1,000 से कुछ ज्यादा संख्या में होगी शिकायत, जिसका मैं शिकायत के मेरे पास आंकड़ा नहीं, अपील के मेरे पास आंकड़ा है ईयरली। नहीं, हेलो, वो तो वहां पे स्टेट पेंडिंग होगा, पेंडेंसी की बात कर रहे हो, मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर्स की बात कर रहा हूं मैं। सर ऐसा राज्यपाल के माध्यम से हमने कई बार, हम लोग 2 बार धरना दे करके चीफ जस्टिस को भी भेजे हैं लेटर, और भी भेजते रहिए, कंटिन्यूस भेजते रहिए, गवर्नर को भी, आपने राज्यपाल को भी किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राज्यपाल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जहां पे आपकी पिटीशन रिजेक्ट हुई है, बराबर डिसमिस हुई है, तो वहां पे आप भरपूर लेटर्स भेजते रहिए। भले आप एक बार ये नए चीफ जस्टिस आए हैं तो और भी लेटर्स वहां पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक कुछ होप रहता है आपका ये रिवाइव होने का, कुछ ना कुछ हल निकलने का। ओके चलिए जी, तो हम अभी वाइंड अप करते हैं आज की सेशन। बहुत अच्छा गया आज, सभी के सवाल अच्छी तरह से जवाब बहुत अच्छी तरह से मिले सबको। गौरव सर एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी आपने जो महाराष्ट्र में जो क्राइसिस चल रहे थे इंफॉर्मेशन का, झारखंड के जैसे, तो आपने कंप्लेंट की थी, तो उसके बारे में आपने वो लेटर ग्रुप के ऊपर डाला था, लेकिन मैंने जीईडी को मैंने फोन किया था, तो उन्होंने बताया कुछ अभी तक उनकी इसके बारे में कुछ हलचल नहीं चल रही। आपको उन्होंने रिप्लाई दिया है कि 3 इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ उनकी तरफ से नहीं दिख रहा है। और ये लोग कैसा करते हैं, अभी लास्ट टाइम 3 इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो अपॉइंट किए थे, उसमें से एक कमिश्नर का एज जो उसको है एज बाद होने के लिए आया है, उसको 1 ही साल मिल रहा था। तो ये लोग ऐसे लोगों को क्यों अपॉइंटमेंट करते हैं, और पीरियड खत्म होने के बाद पहले से ही ये शुरू कर देना चाहिए उन्होंने 3 महीने पहले प्रोसेस से, तो ये क्यों नहीं करते? तो उनको ये भी लिखना चाहिए, जिसके पास में पूरा 3 साल नहीं मिलता है उसको, तो ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट मत कीजिए। ये इसके बारे में भी हमको चीफ मिनिस्टर को और सिलेक्शन कमेटी को लिखना चाहिए, जीएडी को भी लिखना चाहिए। बिल्कुल सही बात देशमुख जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, और ये भी है कि भाई रिटायरिंग ब्यूरोक्रेट्स जो ब्लू आइड बॉयज है इन लोग के मंत्रियों के, उनको भी न अपॉइंट करे, क्योंकि प्रावधान है बाकी सबके लिए भी है, लॉयर हो, जर्नलिस्ट हो, ऑर्डिनरी कोई वेल एजुकेटेड पर्सन हो, उसके लिए भी ये जब प्रावधान है इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने का, तो वहां पे तो आप ये कीजिए, वहां पे उनमें से तो अपॉइंट कीजिए। ये रिटायरिंग ब्यूरोक्रेट्स और ब्लू आइड बॉयज इन लोग के तो न करे ये। हाँ, नहीं तो ये जो अब तक जो किया है सभी स्टेट्स में, जो अपने रिटायरिंग ब्यूरोक्रेट्स को किया, तो उन्होंने तो यही का आरटीआई का नाश करने का ही प्रयास किया है, और कुछ नहीं, है ना। तो अब ये लिखना चाहिए हमें सभी को, कंसर्न अथॉरिटीज को, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और जैसे प्रेसिडेंट को भी सीआईसी के लिए। ये बात खाली आरटीआई एक्ट तक सीमित नहीं है, राइट टू सर्विस एक्ट और जो भी कोई भी अलग अलग पब्लिक अथॉरिटीज है, जहां पर भी ये सब तरफ रिटायर बाबू ने कब्जा करके रखा है, रिटायरमेंट के बाद में इनको कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं देनी चाहिए, ऐसा मेरा खुला मानना है। और इसके लिए हम सब ने मिलके प्रयास करना चाहिए कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट कोई भी पोस्ट से रिटायर होता है तो उसके बाद में उसको कोई भी पोस्ट पे, पब्लिक अथॉरिटी के पोस्ट पे उसको अपॉइंट करना ये लोग बंद कर देना चाहिए।
ऐसा कानून बनाना चाहिए स्टेट ने। इसके बारे में हम लोग सब प्रयास करेंगे तो हमको इसमें सक्सेस मिल सकता है। जरूर करेंगे देशमुख जी, प्रशांत देशमुख जी, जरूर हम ये पूरा प्रयास करेंगे। सभी लोग जो सुन रहे हैं आज अपने अपने हिसाब से जरूर लेटर लिखे कंसर्न अथॉरिटीज को कि भाई ये जो पब्लिक ओरिएंटेड एक्ट्स है, लॉज जो है, आरटीआई एक्ट, सर्विस राइट टू सर्विस एक्ट, डिले इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एक्ट, ये जो पब्लिक ओरिएंटेड लॉज है वो ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हुए, रिटायरिंग ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में न जाए और अपराइट और ऑनेस्ट सिटीजन्स के हाथ में जाए, माने नियुक्त करे उनको, ताकि सुशासन आए, गुड गवर्नेंस आए, इसमें पारदर्शिता आए। इसलिए तो हम वाइंड अप करेंगे सभी लोग। आज का ये जो सेशन के लिए सभी ने पार्टिसिपेट किया, शांति से सुना रमेश सुतार जी को, आरटीआई एक्टिविस्ट को राजस्थान से, और उसके लिए धन्यवाद सभी को। राजेश, रमेश जी, आपने इतना समय दिया, हमें पहले भी दिया था एक बार और इस बार फिर से दिया है, तो उसके लिए भी हम आपका खूब खूब आभारी है। एक रिक्वेस्ट है रमेश सुतार जी कि आपने 2-3 अच्छे जबलपुर के और 2-3 अच्छे ऑर्डर्स के बारे में कुछ आपने रेफरेंस दिया था, तो सभी के लाभ के लिए, हाँ, अपने पार्टिसिपेंट्स के लाभ के लिए आपको रिक्वेस्ट है कि ये जो अच्छे जो 2-4 को आपने रेफरेंस दिया था वो ऑर्डर्स अगर आप प्रशांत जी को दे, ओके, तो प्रशांत जी के पास सारे हैं सर। वेरी गुड। तो प्रशांत जी, आप ये जो ऑर्डर्स जिसको रिफर किया है रमेश जी ने, वो ऑर्डर्स को अलोंग विद द जेस्ट कि भाई ये किस चीज के लिए खास ये ऑर्डर अच्छे है, यानी कि उसका जेस्ट जो है उसके साथ में अगर आप ये हमें दे दे, नीरज को दे दे, तो क्या है कि हम ये ग्रुप में, अपने जो पेटिशन ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें डाल के, या जो भी मांगे उसको भी वो नीरज जी दे सकते हैं, ग्रुप में भी हम डाल सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग को लाभ मिले उसका। सभी के, हाँ, सभी लोग को थोड़ा बैकग्राउंड दे दे हमारे ये ग्रुप का, जिसने ये आयोजित किया है आज का ये वेबिनार। हम बम्बई से है, मोस्टली बम्बई बेस्ड है, पेटिशन ग्रुप कहते हैं हम ये यही चीज के भाई लॉस के बारे में एक्सपर्ट्स को बुलाकर हम सभी का उसमें से ज्ञान बांटते हैं, इससे सबको इन्फॉर्म करते हैं इसके बारे में, सभी अलग अलग लॉस के बारे में, खास तो पारदर्शिता के लिए, सुशासन के लिए, जो अकाउंटेबिलिटी के लिए जो लॉज है उसके लिए खास हम सभी एक्सपर्ट्स को बुलाकर सभी के लाभ के लिए हम उनसे सवाल जवाब करते हैं। अभी तो कोविड के थोड़ा ये सब चल रहा है, ताकि और बम्बई में ज्यादा लोग आ नहीं पाते, इसलिए हम हॉल में नहीं रख सकते, लेकिन वेबिनार पे हम लोग के सेशंस ले रहे। और एक ये हमारा प्रयास रहता है कि हमारे जो प्रतिनिधि और ऑफिसर्स है उनको हम जो भी रीत से इन्फॉर्म कर सके अच्छे कानून लाने के लिए या अच्छा कानून इंप्लीमेंट करवाने के लिए, उसके लिए हम उससे संपर्क में रहकर उनसे करवाते हैं, या प्रयास रहता है हमारा। वो एक चीज है। और दूसरा कि हम जो भी हमारे नेटवर्क में एक्टिविस्ट है, एक दूसरे का सहयोग हो सके उतना कानून नॉलेज बांटने के लिए, या साथ में खड़े रहने के लिए, या आर्थिक मदद करने के लिए, या अननेसेसरी बने अनजस्टिफाइबली जेल में डाल दिया हो तो उनको बचाना, तो ये सब चीज के लिए हमारा प्रयास रहता है मुंबई में। और ये पेटिशन भी करते रहते हैं जहां पे भी जो भी अथॉरिटीज ने अन्याय किया हम एक्टिविस्टों पर, तो हमारा ये सब प्रयास रहता है। किसी को भी जो अगर हमारे साथ जुड़ना हो तो नीरज जी ने वेबसाइट का भी नाम डाला है इसमें हमारे चैट बॉक्स में, फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ, वेबसाइट है हमारी www.petitiongroup.com। इसके ऊपर आप वो टैब में ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएंगे, तो वहां से आप फॉर्म फिलअप करके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो ये एक चीज। दूसरी चीज, अगर हमारे से संपर्क करना हो आपको हमारे ग्रुप मेंबर से, तो मैं कोऑर्डिनेटर हमारे जो नीरज जी जो आज का होस्ट थे, उनका मैं नंबर देता हूं, लिख लीजिए। नीरज पटत नाम है उनका नंबर है 9769767969। ओके, और एक बार रिपीट करता हूं, देखो स्क्रीन पर भी आ गया है नंबर उनका 9769767969। ये नीरज जी का नंबर है। अगर कुछ भी आपको पूछना हो जरूर व्हाट्सएप जरूर करें, डायरेक्ट कॉल करने के पहले व्हाट्सएप करें, नीरज जी आपको जरूर रिवर्ट बैक करेंगे व्हाट्सएप से या फोन कॉल से, जैसे उसको इजी हो वैसे कर लेंगे अपनी सुविधा के हिसाब से। तो सभी को धन्यवाद।
आपने जुड़े यहाँ पे, और मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में भी हमारे वेबिनार्स में आपको जो लाभ मिले उसमें से आप ज्वाइन होते रहेंगे। हम ये मैसेजेस भेजते रहेंगे जो भी हमारे संपर्क में उनको वेबिनार के बारे में या अन्य और भी कुछ है वो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। सुतार जी आपको भी धन्यवाद। प्रशांत जी आपको भी। और जी मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, कौन है वो आप? मैं रमेश सुतार। हाँ बोले, सॉरी मुझे लगा और कोई बोल रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, तो मेरा यह था कि जैसे मैंने उत्तराखंड सूचना आयोग से मुझे कोई सूचना की आवश्यकता ही नहीं थी, तो मैंने वहां सूचना के लिए आवेदन पत्र इसलिए पेश किया था कि मैं वहां से एक अच्छा निर्णय लेके आऊं। तो इस टारगेट से मैंने वहां आरटीआई डाली थी, और आरटीआई के बाद मैंने शिकायत डाली। तो मेरा एक टारगेट ये है कि मैं, हमारे पास एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बॉम्बे हाईकोर्ट का एक डिसीजन, जिसमें यह कहा है कि पहले आप अपील करिए और उसके बाद आप शिकायत में आइए। तो उस डिसीजन को सूचना आयोग से मैं बदलवाना चाहता हूं, आप महाराष्ट्र सूचना आयोग से ही, कि ये जो आप इसका सहारा ले रहे हो ये गलत है। तो हो सकता है कि इसमें आगे चलकर, सूचना आयोग के बाद आगे चलकर मुझे हाईकोर्ट में, बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट लगानी पड़े। तो अगर आप लोगों का मदद मिले हाईकोर्ट में रिट लगाने की, तो मैं इसके लिए कल मंडे से ही आरटीआई लगानी शुरू कर दूं। अच्छी बात है। रमेश जी आप ये जो हाँ बोलिए। अगर आप में से कोई साथी इसके लिए आगे आना चाहता है कि मैं, मेरे नाम से मैं करूंगा, तो मैं सारा सपोर्ट उसको कर सकता हूं, आवेदन से लेके एंड तक। और अगर कोई साथी नहीं आना चाहता है आगे इस मामले में कि भाई आरटीआई मेरे नाम से नहीं लगाऊंगा, तो मैं लगाने को तैयार हूं। लेकिन मेरे को जरूरत पड़ेगी हाईकोर्ट में रिट के वक्त। मान लो अगर आयोग नहीं मानता है, क्योंकि अपन दोनों पक्ष को लेके चलते हैं पहले से, कि आयोग मेरी बात मान लो नहीं सुनता है, तो हमें हाईकोर्ट जाना होगा। जरूर रमेश जी, आपने जो कहा वो हमारे हमारे ग्रुप में एक है एडवोकेट है जो ये आरटीआई के बारे में एकदम ये है, क्या बोलता हूँ, नॉलेजेबल भी है, और ये कुछ बदलाव भी लाना चाहते हैं ये जो गलत ऑर्डर्स है या उसको करेक्ट करवाने के लिए। तो मैं नीरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई नीरज जी एडवोकेट नाजिर जागीरदार जी का नंबर जरूर दे दीजिए रमेश जी को, ताकि वो लोग डायरेक्ट संपर्क में आकर ये निटी ग्रिटी इसका जो फाइलिंग अगर नाजिर जी करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो रमेश जी करवाए। और अगर पिटीशन भी करनी पड़े, रिट पिटीशन करनी पड़े बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो नाजिर जागीरदार जी अगर सहमत होते हैं तो उनसे वो रमेश जी को रिक्वेस्ट है कि भाई उनसे बात करके जरूर करे, ये करवा ले। तो रमेश नीरज जी आप रमेश जी को जरूर नंबर दे दीजिए नाजिर जी का अपने सेमिनार, अपना ये जो वेबिनार के बाद में। ओके ना नीरज जी, हो जाएगा। रमेश जी आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे ये चीज के लिए। सर मैंने सेंड कर दिया है ऑलरेडी एडवोकेट नासिर जागीरदार का नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद धन्यवाद नीरज जी। तो रमेश जी हम यहाँ पे एंड करते हैं अपना आज का वेबिनार। और भी कोई ये समस्या हो, कुछ पूछना हो तो जरूर नीरज से और हमारे प्रशांत देशमुख जी से संपर्क कीजिए। हम उसके लिए जो भी करना पड़े जरूर करेंगे, जितना हो सके उतना। ऑलराइट, सो धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट।